बच्चों, आज हमारा व्याकरण में पद परिचय इसका अध्ययन करेंगे हम व्याकरण के अंतर्गत। तो पद परिचय क्या है, इसके विषय में हमको उसकी परिभाषा को जानना होगा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे राम घर जाता है। ये क्या है? पूरा वाक्य है। इसमें ये क्या है? शब्द है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और वर्ण से क्या बनता है? शब्द, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा पे आ जाते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर वर्ण से क्या बना? शब्द, और फिर शब्द से क्या बना? वाक्य। ठीक है, पहले वर्ण, फिर वर्ण हो गया, फिर हो गया शब्द, और फिर हो गया वाक्य। तो ये बात आपको समझ में आ गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। तो हम पद परिचय में पहले परिभाषा जान लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। उनका परिचय पद परिचय कहलाता है, या उनका व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक का मतलब हो गया कि व्याकरण के अनुसार। अब हम पद परिचय के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना होगा और जानना होगा, तब हम पद परिचय पे आगे जा पाएंगे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक चिन्ह इत्यादि। तो आज हम पहले जानते हैं सर्वप्रथम संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान। व्यक्ति, वस्तु, भाव और स्थान, इसके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है या भाव है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा। जैसे व्यक्ति में हमने यहाँ उदाहरण दिया राम, स्थान में इलाहाबाद, कानपुर इत्यादि। वस्तु में कोई पर्टिकुलर चीज़, सामान, सामग्री, तो उसका नाम हो, आम। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ पर किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय का बोध होता है। जातिवाचक में नाम का तो बोध नहीं होता है, परंतु किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय का बोध होता है, वहाँ पे होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। शिक्षक में सारे शिक्षक आ गए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो वहाँ पे किसी जाति विशेष की बात हो रही है, जैसे दल, झुंड, तो यहाँ जाति विशेष की बात हो रही है। पशु, अब हमने पशु में कह दिया गाय, तो गाय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु पशु है तो पशु हमारा रहेगा जातिवाचक संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव
अवस्था, भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जहाँ से हमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव इत्यादि का पता चलता है, वहाँ पे होता है भाववाचक संज्ञा। इसमें लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता इत्यादि चीज़ें आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कारक चिन्ह। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। साथ में उदाहरण भी समझते जाते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ समझ लिया, जातिवाचक संज्ञा समझ लिया, भाववाचक संज्ञा समझ लिया और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा आपने समझ लिया। अब यहाँ पे पूछा राम विद्यालय जाता है, ये पूछा और उसमें उन्होंने पद परिचय पूछा। राम रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो अब रेखांकित पद में राम है, तो राम क्या क्या है भाई? पहली चीज़ तो राम संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। फिर राम सिंगल है तो एक वचन है। को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। अभी मैं कारक चिन्ह आपको बताऊंगी, अब वो हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। विद्यालय को जाता है तो यहाँ क्या हो गया? कर्म कारक। ठीक, एक चीज़ और हम यहाँ लिख देंगे, राम क्या है? लिंग भी उसका बता देंगे, पुल्लिंग है। ठीक, तो ये हमारा संज्ञा का पद परिचय हो गया। अब हमने संज्ञा जाना, अब हम जानेंगे कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य का संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाए, यानी व्याकरणिक परिचय उसका जो हो, संज्ञा सर्वनाम का उसके कार्य से हो, तो वहाँ पे क्रिया कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्रिया से जो, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप है वो उसका कार्य से क्या संबंध है, तो उसके अंतर्गत हम उसको किससे जानते हैं? कारक चिन्हों के द्वारा। जैसे कर्ता, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जो काम को कर रहा होता है वो कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने खाना खाया। अब राम ने, तो जो ये ने है वो कर्ता हो गया, करने वाला कौन है? राम है। तो यहाँ पे ने, इसके चिन्ह होते हैं कारक के, तो राम ने, तो यहाँ ने है कर्ता कारक। अब कर्म कारक आ जाते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी जो किसको खाया गया? खाने को। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहाँ पे है कर्म कारक, तो इसका चिन्ह होता है को। करण कारक, जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न हो, यानी राम ने खाना को चम्मच, चम्मच, राम ने खाना को चम्मच से खाया, यानी यहाँ पे संपन्न किसके द्वारा कार्य हो रहा है? चम्मच के द्वारा। तो इसका कारक चिन्ह को से, राम ने खाना चम्मच से खाया, तो यहाँ पे हो गया करण क्या हो गया? से। अब संप्रदान, संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए क्रिया की जाती है वो होता है संप्रदान। संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए क्रिया की जाती है वो होता है संप्रदान। कैसे? मेहमान बच्चों के
लिए उपहार लाए। अब मेहमान कर्ता हो गया, किसके लिए लाए उपहार? बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी बच्चों के लिए, ये भी संज्ञा ये भी संज्ञा, बच्चों के लिए क्रिया की गई, तो यहाँ क्या हो गया? संप्रदान कारक। अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग होना, यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। रामू घर से जा रहा है, इसका कारक चिन्ह से होता है, और घर से जा रहा है यानी घर से अलग हो रहा है। संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट हो उसको हम कहते हैं संबंध। वाक्य के अन्य पद से जिसका संबंध हमें स्पष्ट दिखाई दे, प्रकट हो, वहाँ पे क्या होता है? संबंध। यानी यह दुकान मोहित की है, यह दुकान मोहित की है। यह दुकान, यह सर्वनाम और दुकान संज्ञा होंगे, मगर इसका संबंध प्रकट हो रहा है। ये किसकी दुकान है? मोहित की। तो यहाँ आपस में संबंध प्रकट हो गया, तो यहाँ हो गया संबंध कारक। अब अधिकरण। अधिकरण जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है, इससे क्रिया के स्थान काल के बारे में भी पता चलता है। वास्तव में क्रिया का जो क्रिया हो रही है उसका आधार ही अधिकरण है। जो क्रिया हो रही है उसका आधार ही अधिकरण है। जैसे बच्चे कक्षा में, यानी क्रिया कहाँ हो रही? कक्षा में। कक्षा में चुपचाप बैठे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चे कक्षा में चुपचाप बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चे हैं, कक्षा भी है और चुपचाप बैठे हैं, तो यहाँ पे अधिकरण होगा। संबोधन, संबोधन जैसा कि स्पष्ट है कि हमें किसी को संबोधित करना है, इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे, भो। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा और कारक चिन्ह। अब हम अगले टर्म में पढ़ेंगे सर्वनाम, क्रिया, इनको हम आगे पढ़ेंगे और फिर हम आपको व्याकरणिक तौर पे इनका प्रयोग भी समझाएंगे। धन्यवाद।